हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के में। फ्रेंड, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा के अंतर्गत हमारे कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर हैं। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन करा दिया है। 50 क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब 51 से हमें देखना है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगता हो, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए देने करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं। देखिए 51 हमारा क्वेश्चन है। 51 है, वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है। तो सामाजिक क्रिया की बात हो रही है फ्रेंड। किस रूप में देखा है उन्होंने? व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक प्रारूप में, आदर्श प्रारूप में, सैद्धांतिक प्रारूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो 51 का हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा बी। ठीक, आदर्श प्रारूप में। ठीक है, जो हमारी वेबर ने, ठीक, मैक्स वेबर ने जो हमारी सामाजिक क्रिया दिया है, उनका ये आदर्श पूरा आइडियल है। ठीक है, आइडियल टाइप है। चलिए अगले पे चलते हैं 52 में। 52 है, वेबर के समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहाँ देखने को मिलता है। तो परिवार में, व्यक्ति में, आधुनिक समाज में, इनमें से इन सभी में। तो ये जो समाजशास्त्री सिद्धांत है, ठीक है, और ये जो हमारे वेबर हैं, ठीक है, वेबर का जो हमारे ये क्रिया का सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, वह किस में देखने को मिलता है फ्रेंड? परिवार में देखने को मिलता है, कि व्यक्ति में, आधुनिक समाज में, या इनमें से इन सभी में। तो इसमें हमारा जो 52 का हो जाएगा, और 52 का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आधुनिक समाज में। चलिए आगे चलते हैं 53। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? किस पर बल दिया है फ्रेंड? कार्य कारण संबंध में, तार्किक क्रिया में, संवेगात्मक क्रिया में, या वैज्ञानिक पद्धति में। तो इसमें से 53 का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ए। ठीक है, 53 का हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए, कार्य कारण संबंध में। चलिए हम 53 देखते हैं। अच्छा 53 था, 54 देखिए, डट ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की है। तो प्लेटो ने की है, या दुर्खिम ने की है, हमारे मैक्स वेबर ने की है, या लेविस स्ट्रास ने की है। तो हमारा जो 54 का हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की है। चलिए 55, किस समाजशास्त्री ने कहा समाजशास्त्र में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक नहीं। तो किसने कहा है फ्रेंड? हमारे दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसमें 55 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 55 का बी, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर। चलिए वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है? तो धर्म तथा समाज में, अर्थ तथा समाज में, धर्म तथा आर्थिक घटना, धर्म तथा व्यक्ति में। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारे नेट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे देखने के लिए तो भले ही हमारे इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर हैं, तीन ही थिंकर को हम लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसे हो जा रहा है। लेकिन जब हमारे नेट के क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है फ्रेंड, तो वहाँ से हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हम पहले से हम इसको सॉल्व किए रहेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए तो 56 का हमारा 56 का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, धर्म तथा आर्थिक घटना में। ठीक है, वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में धर्म तथा आर्थिक घटना के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। चलिए 57 हमारा, आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया? तो हमारे ऑप्शन है, विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति के कारण। बी है, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली सामाजिक पद्धति के कारण। सी है, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली राजनीतिक पद्धति के कारण। और डी है, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली सांस्कृतिक पद्धति के कारण। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पहला है धार्मिक, ठीक है, धार्मिक पद्धति के कारण, दूसरा सामाजिक है, तीसरा हमारा राजनीतिक है, और चौथा हमारा डी वाला सांस्कृतिक है। तो इसमें से हमारा जो कौन सा सही जगह फ्रेंड? 57 का। तो 57 का ए। ठीक है, 57 का ए, विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली धार्मिक आचार पद्धति के कारण। चलिए 58, वेबर ने सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, यह किस अन्य विद्वान के मत से मिलता है? देखिए फिर क्वेश्चन को हम देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा है वेबर की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, यह किस अन्य विद्वान के मत से मिलता है? तो दुर्खिम से, कार्ल मार्क्स से, पार्सन से या मैनहेम से। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा 58 का? 58 का हमारा जी बी हो जाएगा। ठीक है, हमारे कार्ल मार्क्स भी अर्थ की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो धार्मिक सिद्धांत का, आर्थिक सिद्धांत का, आदर्श प्रारूप का या सामाजिक प्रारूप का। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो 59 का कौन सा हो जाएगा हमारा? आदर्श प्रारूप का। ठीक है, 59 का सी। चलिए, वेबर ने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 60 है। 60 है हमारा द रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुर्खिम है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, मैटन है। तो हमारा 60 का कौन हो जाएगा फ्रेंड? 60 का हमारा जो फ्रेंड हो जाएगा वहाँ कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, सी। द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे मैक्स वेबर हैं। चलिए 61 द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1922 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक तथा प्रासंगिक चिंतक ने की है। तो किसने की है फ्रेंड? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये पुस्तक 1922 में आई थी। तो मैक्स वेबर द्वारा, आल्बर्ट स्पेंसर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा या इमाइल दुर्खिम द्वारा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 61 का ए, मैक्स वेबर द्वारा। मैक्स वेबर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब 62 पे चलते हैं। 62 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैक्स वेबर की नहीं है? तो द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो इसमें से कौन सी नहीं है फ्रेंड? ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 62 का डी। ठीक, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये हमारी किसकी है? ये हमारे इमाइल दुर्खिम की बुक है। ठीक है, ये हमारी इमाइल दुर्खिम की बुक है। बाकी सब किसकी है? मैक्स वेबर की। ठीक है, चलिए 63 1867 में कार्ल मार्क्स की कृति दास कैपिटल का प्रथम खंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रांसीसी में या अरबी में। तो जो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक थी, ठीक है, उसका प्रथम खंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ है ये हमें बताना है। तो इसमें से जो 63 का हमारा हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ए बी। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स हमारे जो है कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो जर्मन में ही जो है इनका जो हमारा दास कैपिटल था प्रथम खंड उसका दास कैपिटल में जर्मन भाषा में ही प्रकाशित हुई थी। चलिए 64 कार्ल मार्क्स ने किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री के प्रभाव से श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया था? तो 64 का हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? 64 का हमारा एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए और बी। एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा ये इनका जो है प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए 65 कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती किस समाजवादी को कल्पना मूलक समाजवादी कहा जाता है? तो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, ये सभी। तो 65 का हमारा सही जगह फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी, कल्पना मूलक समाजवादी में सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवेन है। चलिए 66 सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद से निम्न में से किसका संबंध पाया जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन का, कार्ल मार्क्स का, या फिर चार्ल्स फोरियर का, या सेंट साइमन का। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड 66 का वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ही और बुर्जुआ और सर्वहारा की बात करते हैं। ठीक है, चलिए 67 भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है, हिगल का है, साइमन फोरियर का है, या केटलिन का है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारे 67 का कौन सा हो जाएगा? ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। चलिए द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति स्थिर, गतिशील तथा फिर डॉट 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 पाई जाती है। तो इसमें से हमें ऑप्शन फिल करना है।
स्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील है, सरल है या कल्पनाशील है। तो 68 का हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, निरंतर परिवर्तनशील। ठीक है, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति स्थिर, गतिशील तथा निरंतर परिवर्तनशील पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 69। मार्क्स के अनुसार समाज के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो आधार है, अधिरचना है, कानून है, ए और बी दोनों है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड 69 का? तो 69 का हमारा जो सही हो जाएगा वह डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 70। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? तो अधिसंरचना का अंग कौन सा है और मार्क्स के अनुसार बताना है हमें। तो वर्ग है, वैधानिक संस्थाएं हैं, उत्पादन के साधन हैं, दल हैं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा 70 का? तो 70 का हमारा जो सही होगा बी होगा। ठीक है, 70 का हमारा बी, वैधानिक संस्थाएं। चलिए 71। मार्क्स के शब्दों में पवनचक्की के आविष्कार के साथ समांतरवाद आया और भाप के इंजन के आविष्कार से फिर डट डट अस्तित्व में आया। तो समाजवाद आया, पूंजीवाद आया, लोकतंत्रवाद आया या साम्यवाद आया। तो किसका क्या है फ्रेंड ये हमें बताना है। ठीक, तो पवनचक्की के आविष्कार के बाद क्या आया? समाजवाद आया, पूंजीवाद आया, लोकतंत्रवाद आया या साम्यवाद आया। तो 71 का हमारा जो होगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा 71 का बी, पूंजीवाद। ठीक है, मार्क्स जो है पूंजीवाद की बात करते हैं। तो ये कहें पवनचक्की के आविष्कार के बाद जो है और ये भाप इंजन के बाद जो है कौन सा आविष्कार हुआ? पूंजीवाद का। चलिए, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो श्रमिक वर्ग का होता है, पूंजीपति का होता है या शासक वर्ग का होता है या इन सभी का होता है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा फ्रेंड वो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, श्रमिक वर्ग का। चलिए, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। तो चर पूंजी में, सतत पूंजी में, कार्यरत पूंजी में या ये सभी ने। तो इसमें से हमारा जो 73 का निकल के आएगा फ्रेंड वह कौन सा होगा 73 का? तो 73 का हमारा जो सही होगा फ्रेंड वह ए, चर पूंजी। ठीक है, चलिए 74। किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। यह किसका कथन है फ्रेंड? अरस्तू का है, मैकियावेली का है, हाब्स का है या मार्क्स का है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा 74 का फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 74 का हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि जो है ये जितनी भी सामाजिक क्रांतियाँ ही हैं, ठीक है, ये पुरातन समाज को नष्ट करती हैं और जितनी भी राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं ये पुरातन शक्ति को नष्ट करती हैं। ठीक है, चलिए 75। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है, लॉक का है, लेनिन का है या हमारे कार्ल मार्क्स का है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो 75 का, तो हमारा डी। ठीक है, ये हमारे कार्ल मार्क्स का कथन है कि अब तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जे.एस. मिल, हेगल, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन। तो राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया फ्रेंड ये हमें बताना है। तो 76 का हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, सी, ऑप्शन सी। चलिए 77। निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। 77 का बी। चलिए 78। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारी समिति कहा है? तो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो किस में कहा है फ्रेंड? तो किस बुक में कहा है? हमारा 78 का कौन सा हो जाएगा? 78 का हमारा सी हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, चलिए 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से कौन सा सही होगा फ्रेंड 79 का? हमारा 79 का जो सही होगा फ्रेंड वह डी, राज्य शोषण का एक
उपकरण है। ठीक है, राज्य शोषण का एक उपकरण है। चलिए 80 पे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, हमारे ऑप्शन में है प्रत्येक प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार देना, और बी है प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्यानुसार देना, और सी है संपत्ति सभी में समान रूप से वितरित की जानी चाहिए, और डी है योग्यता ही वितरण का आधार होनी चाहिए। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 80 का हमारा बी। ठीक है, प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार लेकर और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार देना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 81 हमारा कह रहा है, अपनी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स का यह तर्क देने के कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को सामान्य मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा फ्रेंड, वो हमारा कौन सा निकल के आएगा, बी। श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 82 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है। तो राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज होगा, पूंजीवादी अपनी कब्र स्वयं खोदता है, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। तो 82 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, 82 का हमारा डी, वैश्वीकरण पूंजीवादी का दूसरा रूप है। ठीक है, चलिए 83 मार्क्स और एंजल का सुझाव है कि आद्य साम्यवाद, ठीक है, आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि हमारे ऑप्शन है न कोई वर्ग थे न वर्ग संघर्ष, समाज नीतियों और परंपरा के द्वारा विनियमित होता था, और सी है शासक वर्ग राज्य जैसे एक तटस्थ अभिकरण को नहीं चाहते थे, और डी हमारा है उत्पादक बल समान रूप से साझे थे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड 83 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, न कोई वर्ग थे और न वर्ग संघर्ष था। ठीक है, चलिए 84 मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय है, एक जनजाति समाज, एक जाति विहीन समाज, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, और डी है हमारा एक समाज जिसमें सभी वर्ग समानुपात में हो। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड 84 का, वो कौन सा सही हो जाएगा, सी, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 हमारा है, आदिम समाज सामुदायिक है, जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक हैं। यह विचार किसका है। तो यह विचार वेबर का है कि कार्ल मार्क्स का है कि हॉब्स का है या GDH कोल का है। तो ये हमारे जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, वो 85 कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, 85 का बी कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए 86 कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कि दास कैपिटल में, या फिर जो ओरिजिन्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, या फिर इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो 86 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी, इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ जो 1844 है। ठीक है, चलें 87 निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है। तो फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द होली फैमिली और द दास कैपिटल। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, 87 का हमारा ए सही है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि द पार्टी ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है। तो द पार्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सही होगा, 88 का हमारा। तो 88 का हमारा सी, स्टेट एंड रिवोल्यूशन। ये हमारी मैक्स वेबर की पुस्तक है। चलिए
89 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना है। और सी है समाजशास्त्र में प्रकारवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को प्राप्त है। और डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? 89 का हमारा जो सही हो जाएगा वह कौन सा होगा? डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए देखिए फ्रेंड 90 है हमारा, 90 हमारा क्वेश्चन है जो मिलाना है। ठीक है, तो इसमें से हम मिला लेते हैं। देखिए आंतरिक एक तरह दिया है द्विकीम के सामाजिक तथ्य और दूसरी तरफ दिया है विशेषता। ठीक है, दूसरी तरफ विशेषता है, पहली तरफ हमारा है आंतरिक और सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता। तो आंतरिक हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड वो किस में हो जाएगा? व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित सूची में सही सुमेलन कौन सा है या से है? तो कौन सा सही सुमेलित है उसको हमें बताना है। तो देखिए आंतरिक दिया है व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, तो ये करेक्ट है फ्रेंड, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरा हमारा दिया है सार्वभौमिकता चेतन अवस्था का प्रभावी होना, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी सही है। वस्तुनिष्ठता सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बिना पूर्वाग्रहों के करना, तो ये भी हमारा सही है। कहने का मतलब हमारे जो मिलाए हुए हैं ये सभी सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति तो आर्थिक आधार पर होती है, परंतु वह अपना राजनीतिक संगठन बनाकर ही अपनी पहचान स्थापित करता है। तो ये फ्रेंड सही है कि गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 91 का हमारा ठीक, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा 2 है मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है, तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड। और तीसरा हमारा है मार्क्स ने समाज के विकास के लिए मैक्स वेबर के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, तो ये फ्रेंड ये गलत बात है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए 92 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी, और दूसरा हमारा है ठीक है, पहला हमारा है कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी 92, तो ये करेक्ट बात है। ठीक है, दूसरा हमारा मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है, यद्यपि वह ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता, तो ये भी बात करेक्ट है फ्रेंड। तीसरा हमारा मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी, तो ये भी बात करेक्ट है फ्रेंड। तुम्हारे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा? डी। 1 2 3। ठीक है, तीनों सही हैं। चलिए 93 दी गई इमाइल दुर्खिम की रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है फ्रेंड। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये बता रहा है, ये समय बुक दी है और उनके जो है प्रकाशित होने का वर्ष दिया हुआ है। तो जो है ये द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, इनकी बुक 1893 में आई थी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक 1915 दे रहा है फ्रेंड, जबकि ये गलत है। ये इनकी पुस्तक फ्रेंड 1912 में आई थी, न कि 1915 में। ठीक है, 1912 में। तो ये फ्रेंड हमारा जो है ये हमारा गलत है। फिर अगला है सोशलॉजी एंड फिलॉसफी या 1924, तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एजुकेशन मोरल 1925, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सही जो है फ्रेंड वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1915 की जगह 1912 रहेगा। चलिए 94 है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है। तो 94 का जो है ये हमें सही और गलत बताना है। तो मार्क्स के अनुसार कि मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है, ये सही है कि गलत है फ्रेंड? ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 2 दिया है दूसरा नंबर, मार्क्स के अनुसार लाभ के लिए उत्पादन पूंजीवादी पद्धति के आधारभूत विशेषताएं हैं, तो ये भी बात करेक्ट है फ्रेंड। और हमारा तीसरा नंबर दिया है मार्क्स ने इमाइल दुर्खिम को कल्पना मूलक समाजशास्त्री की संज्ञा दी, तो ये फ्रेंड ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन जो हमारा सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 95 सुमेलित कीजिए। 95
कह रहा है सुमेलित कीजिए कौन सी बुक कब आई थी। तो हमारा 95 देखिए फ्रेंड, पहला दिया है सुसाइड, ठीक है, सुसाइड हमारा पहला दिया है। तो एक हमारा किस में चला जाएगा फ्रेंड, ये सुसाइड हमारी कब आई थी 1897 में। द होली फैमिली, द होली फैमिली यहाँ कब आई थी फ्रेंड, यहाँ आई थी 1875 में, ठीक है। कैपिटल वैल्यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो ये तीनों प्रकार की तीनों जो है बुकें आई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैपिटल वैल्यूज तो वॉल्यूम, ठीक है। तो इस ये कब आई प्रकाशित हुई थी फ्रेंड, ये प्रकाशित हुई थी 1844 में। और द सिटी ये मैक्स वेबर की है 1922 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 31 और 42, 96 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे में परिवर्तित होने का क्रांतिकारी काल रहता है। तो इसमें से कौन सा, तो यह बिल्कुल सही है फ्रेंड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर देखते हैं, मार्क्स के अनुसार जब राज्य वास्तव में संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि बन जाएगा और वर्ग भेद न रहेगा तो राज्य अनावश्यक हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो हमारा तीसरा है, देखिए तीसरा, मार्क्स के अनुसार भौतिक द्वंद्ववाद पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। तो ये भी बात एकदम करेक्ट है फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन डी। चलिए 97 फ्रेंड, करा है दी गई रचनाओं में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है उसे बताना है फ्रेंड। तो हमारी जो पुस्तक है, ठीक है, द सुसाइड, वह दिया है किसमें, 1897 में, ठीक है। फिर एजुकेशन मोरल दिया है 1925, सोशलिज्म दिया है 1928। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा, 97 का। तो 97 का जो सही होगा फ्रेंड वो हमारा डी, ठीक, 1 2 3 ये तीनों पुस्तक सही है। सुसाइड हमारी 1897 आई थी, एजुकेशन मोरल 1825 में, सोशलिज्म 1928 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी दर्शन और क्रांतिकारी प्रक्रिया का मूल आधार है, ठीक। ये सही है कि गलत है फ्रेंड, ये हमें बताना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नंबर 2 है, मार्क्स जर्मन दार्शनिक फ्यूअरबेक से प्रभावित थे। तो ये भी बात एकदम करेक्ट है फ्रेंड। तो हमारा तीसरा है, तीसरा जो हमारा गलत है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख द ग्रोथ ग्रामा में किया है। तो ये गलत है फ्रेंड, हमारा ए और बी दोनों सही है, तीसरा हमारा गलत है। चलिए 99, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला हमारा है, वेबर की समाजशास्त्री सिद्धांत संबंधित आदर्श विधि एक मानसिक अवधारणा है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल जो है गलत है फ्रेंड। और भी है, वेबर के अनुसार व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसके संवेगों तथा संवेदनाओं पर आधारित है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है फ्रेंड। और तीसरा हमारा है, वेबर ने समाजशास्त्री के साथ केवल राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में योगदान दिया। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही जो फ्रेंड वो कौन सही होगा, ए और 2 और 3, ऑप्शन हमारा सी, ठीक है, 99 का सी। चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब फ्रेंड सत्य है, उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे हैं, वेबर के अनुसार समाजशास्त्र निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र है। बी है, समाजशास्त्री अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाया है। और सी है, वेबर के अनुसार धार्मिक तथा आर्थिक घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। और डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। वेबर समाजशास्त्री अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाया है, ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक फ्रेंड, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे हम 100 जो है क्वेश्चन सोशलॉजी के डालते हैं। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत जो है हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो थैंक यू फ्रेंड।